नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है शीतल। आप सबका स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल खिड़की से। आज वीडियो लेके आई हूँ उपवास के ऊपर। उपवास तो हम सभी लोग करते ही हैं, मैक्सिमम लोग उपवास करते हैं। कोई लोग अपने फिट रहने के लिए करते हैं और कोई लोग अपने भगवान की आस्था में करते हैं। तो उपवास दोनों ही तरीके से हमारे लिए बहुत ही अच्छा है, लेकिन से हमारे शरीर पे असर डालता है। आज की वीडियो में मैं यही सब चर्चा करने वाली हूँ। डिटेल से हम समझेंगे कि हमारे हार्ट पे, हमारी आंतों पे, हमारे पेनक्रियाज पे कैसे उपवास से असर होता है। और सबसे पहला ऑर्गन कौन है जिस पर उपवास का सबसे पहले असर होना शुरू होता है। हम फास्टिंग पर होते हैं तो कौन कौन से चेंजेस हमारे शरीर में आ रहे होते हैं और किन किन ऑर्गन से इसकी शुरुआत होती है और कहाँ कहाँ हमें फायदा होता है, ये सारी चर्चा हम आज के वीडियो में करने वाले हैं। तो फास्ट में क्या हमको लेना चाहिए, क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, तो वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, या फिर आप चैनल पे नए हैं, और लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। एक ऐसी प्रैक्टिस जिसमें कम समय के लिए हम कुछ खा नहीं रहे होते हैं और ना ही कुछ पी रहे होते हैं, इसी को उपवास कहते हैं। इसी तरह से इसको डिफाइन किया जा सकता है। इसका जो सबसे बड़ा टारगेट ऑर्गन है वो है पेनक्रियाज। जैसे हम फास्टिंग करते हैं, सबसे पहले पेनक्रियाज में चेंजेस आने शुरू होते हैं। पेनक्रियाज के अंदर एक इंसुलिन के अलावा दूसरा बड़ा हार्मोन है ग्लूकागोन। ग्लूकागोन एक ऐसा हार्मोन है जो पेनक्रियाज क्रिएट करता है। वो क्यों करता है? क्योंकि हमारे लीवर के अंदर स्टोर्ड फूड होता है। जो हम खाना खाते हैं, ग्लूकोज तो है, पर जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है वो हमारा लीवर, हमारे मसल्स ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके सेव कर लेते हैं, और ज्यादा हो तो वो फैट में सेव हो जाता है। तो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में तोड़ पाना थोड़ा आसान होता है, और वो तोड़ा जाता है ग्लूकागोन के थ्रू। तो ग्लूकागोन हार्मोन वो हार्मोन है जो हमारे पेनक्रियाज के सेल से क्रिएट होना शुरू होता है। जैसे ही हम फास्टिंग की शुरुआत करते हैं, तो जो हमारे अंदर एनर्जी के सोर्सेस हैं वहां से एनर्जी आनी शुरू हो जाती है। तो कुछ नहीं खा रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि एनर्जी नहीं है। एनर्जी हमारे अंदर बहुत सारी है। ऊर्जा का स्रोत खाली आहार नहीं है, हमारी बॉडी में एक्स्ट्रा एनर्जी स्टोरेज है। हमारे शरीर में एनर्जी की एफडी है, सेविंग अकाउंट्स हैं जिन्हें हमें कंज्यूम जिनको हम जल्दी कंज्यूम कर सकते हैं। ये अकाउंट्स हमारे लीवर में है और मसल्स में है। ये ऐसे अकाउंट्स हैं जिनसे हम हाथ के हाथ निकाल सकते हैं, और शॉर्ट टर्म सेविंग अकाउंट्स हैं। जो लॉन्ग टर्म है वो है एफडी। जो लॉन्ग टर्म एफडी है वो हमारे फैट है, पूरे शरीर में है। हमारे पूरे शरीर में हमारे शरीर के स्किन के नीचे फैट की काफी मोटी लेयर है जो टमी एरिया में ज्यादा रहता है। जब हम फास्टिंग की शुरुआत करते हैं तो जो ये फास्टिंग है ये हमारे शरीर को एक्टिवेट करती है कि हम रिजर्व एनर्जी सोर्स को कंज्यूम करना शुरू करें। हमारे सब बॉडी फंक्शंस खराब नहीं होते, काम बिल्कुल चलता रहता है, पर जो एडिशनल एनर्जी है उसे कंज्यूम करना शुरू कर देते हैं। जो दूसरे वाला कंपोनेंट एक है जो हमारे लीवर में जो फैट जमा है और जो फैट को तोड़कर ट्रिग्लिसराइड में बनाया जाता है, वो भी फास्टिंग से एक्टिवेट होता है। तो फास्टिंग से दोनों काम हो रहे होते हैं, एक ऐसे स्टोर्ड एनर्जी को कंज्यूम करना
शुरू करते हैं और दूसरा हेल्दी साइकिल में जाना शुरू कर देते हैं। 8 घंटे का गैप तो हो ही जाता है हमारे रात के खाने और सुबह के नाश्ते के बीच में, तो ये भी उपवास की ही श्रेणी में आता है। तो हमारा शरीर रिएक्ट करना शुरू कर देता है और जब ऐसी फैट वाली कंडीशन आने लगती है कि हम एनर्जी को ब्रेक डाउन कर रहे हैं, फैट्स को तोड़ रहे हैं, तो कुछ कंपोनेंट निकलते हैं जिनको हम कीटोन कहते हैं और हमारा ब्रेन उनसे बड़ा खुश रहता है। वो ब्रेन का फूड जैसे हो जाते हैं, फिर वो ब्रेन को फीड करते हैं। उनसे फिर हेल्दी वाली फीलिंग्स भी आती है और हमारी मेमोरी रिटेंशन की कैपेबिलिटी भी अच्छी हो जाती है। इतना प्रभावकारी है उपवास। जब हम उपवास वाला उपचार कर रहे होते हैं तो ये रिपेयरिंग जीन्स भी एक्टिवेट हो जाते हैं। डीएनए की रिपेयरिंग होती है, सेल्स की रिपेयरिंग होती है। ये काम भी उस वक्त हमारा शरीर बहुत अच्छे से कर रहा होता है जब हम फास्टिंग करते हैं। तो हमारा वेट लॉस होता है, कोलेस्ट्रॉल कम हो जाता है, डायबिटीज पे कंट्रोल बना रहता है और डिटॉक्सिफिकेशन होना शुरू हो जाता है। शरीर में कचरा है उसे हमारा शरीर बाहर निकालने का काम करता है। ब्रेन फंक्शन बेटर हो जाता है जब हम उपवास करते हैं। न्यूट्रोट्रॉफिक फैक्टर्स होते हैं जो ब्रेन के अलग अलग सेल्स को हेल्दी वाली फीलिंग्स देते हैं, उनकी ग्रोथ को, उनकी मुरम्मत को अच्छा करते हैं। तो वो फास्टिंग के दौरान अच्छे से एक्सप्रेस होते हैं और उससे हमारा ब्रेन अच्छा हो जाता है। हमें चीजें अच्छे से याद रहती हैं, अच्छे से समझ पाते हैं, यानी ब्रेन के फंक्शंस बेटर होते हैं और ज्यादा अच्छे से सीख पाते हैं। स्टेम सेल रिजुविनेट होते हैं। स्टेम सेल्स हमारे वो फंडामेंटल सेल्स हैं जिनसे हमारे और सेल्स का जनरेशन होता है। स्टेम सेल्स हमारे शरीर के सभी अंगों में थोड़े थोड़े पाए जाते हैं। उनका काम होता है कि जब एग्जिस्टिंग सेल्स जाएं तो नीचे से वो बेस के तौर पर नई पॉपुलेशन बनाते रहें। तो वो जहां जहां होते हैं तो वो अपना काम करते रहते हैं, पर जब उपवास रखते हैं तो उनके अंदर एक्स्ट्रा पावर आती है, वो एक्टिवेट हो जाते हैं और नए टिश्यू को, नए हेल्दी ऑर्गन को सपोर्ट करने में अहम भूमिका निभाते हैं। पुराने सेल्स खराब हो गए, बेकार हो गए, बूढ़े हो गए, कमजोर हो गए, उनकी जगह नए सेल्स आ जाते हैं। ये तो सेलुलर लेवल पर है कि पुराने सेल्स मर गए, नए सेल्स आ गए, पर सेल्स के अपने अपने भी ऑर्गेनल्स होते हैं, उनके अंदर भी डिवीजन ऑफ लेबर है, उनके अंदर भी कार्य का विभाजन है कि ये काम ये पार्ट करेगा, ये काम ये पार्ट करेगा। तो उसके अंदर भी अगर कुछ कबाड़ हो तो सेलुलर लेवल पर भी ऑटोफैगी होती है, जहां कबाड़ को बाहर निकालकर सेल्स अपनी लाइफ को बेटर कर लेता है, तो वो काम भी ऑटोफैगी का होता है। इसकी वजह से सेल होम्योस्टेसिस, मतलब जो बैलेंस बना हुआ है सेल के अंदर कि कितनी एनर्जी आ रही है, कितनी एनर्जी बाहर कंज्यूम हो रही है, कितना सामान अंदर डिलीवर हो रहा है, कितना उसको वो प्रोसेस कर रहे हैं, वो पूरा प्रोसेस होम्योस्टेसिस होता है। उसका पूरा विज्ञान वो भी ऑटोफैगी से लिंक है। हम फास्टिंग पर होते हैं तो एक एक सेल के लेवल पर वो हेल्थ रिजुविनेट होती है। ये अक्सर ये धारणा है कि जब हम खाना नहीं खाते तो हमारी जो आंतें हैं वो सुस्त हो जाएंगी और खाना नहीं खाएंगे तो उनकी जो खाना खाने की जो हमारी जितना हम खाना खाते हैं उतना हमें भूख नहीं लगेगी, आंतें सुस्त हो जाएंगी। लेकिन होता इससे उल्टा है, हमारी आंतें बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती हैं, वो उनके जो मसल्स हैं वो
उनकी टोनिंग हो जाती है उपवास करने से। उपवास करने से ब्लड में कीटोन बढ़ जाता है और ब्लड में ऑक्सीनेटरी स्ट्रेस होता है जो बीमारियों का मेन रूट कॉज होता है, वो भी कम हो जाता है। और ग्लूकोज, इंसुलिन और लेप्टिन लेवल भी कम हो जाता है। अगर प्राणायाम करें उपवास में तो इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। तो हमें प्राणायाम तो जरूर करना चाहिए उपवास में। उपवास करने से हमारी उम्र बढ़ती है, हम ज्यादा जवान बने रहते हैं और एनर्जी लेवल भी बढ़ता है। उपवास करने से हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है। इसलिए जिनको फैटी लिवर है, जिनको कोई प्रॉब्लम है या ज्यादा मोटे हैं, बहुत ज्यादा फैट है बॉडी में, उनको तो फास्टिंग जरूर करना चाहिए और एक सही तरीके से उपवास उनको करना चाहिए। तो जो सेल्स को ठीक रखने के दो ही तरीके हैं, एक उपवास और एक उपासना की शुद्धता होती है उपवास करने से। इसीलिए हमारे ऋषि मुनियों ने उपवास का विधान दिया हुआ है कि किस तरह से उपवास हमें करना चाहिए, और इस उपवास को हमने आस्था के साथ जोड़ दिया गया है। हमारे ऋषि मुनियों ने इसे आस्था के साथ जोड़ दिया है ताकि हम हमेशा उपवास करें। लेकिन हम उपवास करते हैं गलत तरीके से, तो गलत तरीके से उपवास करने के नुकसान हो जाते हैं। जो बॉडी को हेल्दी रखने का कारण बनता है उपवास, वहीं पे उपवास से हमें नुकसान हो जाते हैं जब हम उपवास को सही तरीके से ना करें। तो जान लेते हैं कि उपवास में क्या खाना चाहिए, किस तरह से उपवास हमें करना चाहिए। उपवास जब हम करें तो ज्यादा पानी पीना चाहिए उपवास में। कभी कभी हम उपवास करते हैं श्रद्धा के साथ तो हम उपवास हमेशा ही करते हैं, लेकिन कभी हम उपवास करते हैं अपनी बीमारियों को ठीक करने के लिए। तो ऐसे में अगर आपको बीपी है तो उपवास करने की एक अलग विधि है, कोलेस्ट्रॉल है तो उपवास की एक अलग विधि है, किस तरह से आपको उपवास करना चाहिए। अगर आपको शुगर है तो किस तरह से उपवास करना चाहिए। अगर आपको कफ कोल्ड ज्यादा बन रहा है तो आपको किस तरह से उपवास करना चाहिए। अगर आपको पित्त की समस्या है तो आपको किस तरह से उपवास करना चाहिए। उपवास तो फायदेमंद होता है, लेकिन किन जड़ी बूटियों की हेल्प आपको लेनी चाहिए, किस तरह की सब्जियों का सेवन आपको करना चाहिए उपवास के दौरान, ताकि आपका शरीर सही से रिएक्ट कर पाए। तो इसके अलग अलग तरीके हैं। अगर आप जानना चाहेंगे तो मैं इस पे एक नया वीडियो अलग से लेके आऊंगी हर एक टॉपिक पे कि किस तरह से हमको उपवास करना चाहिए। आज मैं एक जनरल बात आपसे कहती हूँ कि जब भी हम उपवास करें तो हम फल फ्रूट खाएं, फ्रूट्स भी ऐसे खाएं जिसमें ज्यादा पानी हो। अगर आपको वेट लॉस करना है तो आप वेट लॉस वाले फ्रूट्स खा सकते हैं, जैसे तरबूज है, जैसे लौकी है, लौकी का जूस है, या और भी बहुत सारी चीजें हैं, उनका सेवन कर सकते हैं। कद्दू आता है, एक वाइट कलर का कद्दू, उसको पेठा भी बोलते हैं, उसका जूस आप ले सकते हैं। सैलेड खा सकते हैं, उस तरह से आप उपवास कर सकते हैं। या फिर आप गर्म पानी पी सकते हैं। गर्म पानी भी बहुत ही अच्छा है उपवास में। गर्म पानी हेल्प करता है हमारे शरीर को शरीर की शुद्धि होने में। तो गर्म पानी का सेवन कर सकते हैं आप। अगर आप दिन भर उपवास कर रहे हैं, आपने दिन में सैलेड खाया, फ्रूट्स खाए, लेकिन शाम को आपने वही तला हुआ खाना खाया, तो फिर उस उपवास को करने का कोई फायदा नहीं है। आपको इवनिंग में भी उपवास को जब पूरा हो जाता है तो उसके बाद आपको जब अपना व्रत खोलना है तो सिंपल खाना खाइए, दाल खाइए, थोड़ी सी अगर रोटी खानी है तो एक रोटी से ज्यादा ना खाइए, और सिंपल रोटी खाइए, ज्यादा तली हुई रोटी मत खाइए। 1 स्पून घी का खाइए, ज्यादा घी मत खाइए।
इसी तरह से सिंपल और सादा खाना खाइए। थोड़ी सी सब्जी लीजिए जिसमें ज्यादा मसाले ना हो। ऐसे सिंपल तरीके से अगर आप उपवास करेंगे तो इसके आपको बेहद ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, मैंने आज ये छोटी सी कोशिश की आपको उपवास के बारे में बताने की कि किस तरह से हम फास्टिंग करें, व्रत करें। तो उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट्स कीजिए। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को या फिर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करिए चैनल को। इसी तरह की वीडियोस मैं बनाती रहती हूँ अपने चैनल। रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।